है एवरीवन। हम लोग कवर करेंगे आज ये इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि ये PT 365 है विजन का। और हम लोग कवर कर रहे थे ऑलरेडी, एग्रीकल्चर टॉपिक कवर कर लिए थे इकोनॉमी में, ठीक है। और नेक्स्ट आगे कवर करेंगे। और मैं ये इकोनॉमी और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, तो ये दोनों साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा डाइवर्स होकर के पढ़ने में अच्छा रहता है। तो आई थिंक आप उस वीडियो को देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उसको देख लें जा करके, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा। आपको एक इसका इंपॉर्टेंस मैं बता दूं कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम में। यूपीएससी का बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन ये एक तरह से बोल सकते हैं कि जो विज़न का है ये एज ए सफिशियंट है, ठीक है। और मतलब यहाँ से तो पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं, जितने आपको जियोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, आईआर से रिलेट करके कर सकते हैं। यहाँ से प्लेस एंड न्यूज़ से पूछा जाता है, जो भी ऐसे नेशनल इंटरनेशनल हाईलाइटेड रहते हैं वहाँ से। आईआर तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसका हेडक्वार्टर पूछ देगा, उसका क्या फंक्शन है। तो इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। और आपको देखने को मिलेगा 7 से 8 क्वेश्चन तो यहाँ पे हमेशा इतना मिनिमम रहता है इंटरनेशनल रिलेशन से। तो इसका वेटेज अच्छा खासा है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए, और इकोनॉमी तो कुछ ऐसे हैं कि, 3 4 जो इसका विज़न का पीटी है वो करेंट के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी का, वो हो जाता है। फिर उसके बाद आईआर का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला हो गया, ये हो गया। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट का, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ पीटी कर रहे हो चाहे नहीं, आपको ये करना ज़रूरी है। बोल सकते हैं कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो वही है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। और इसमें हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, किस कारण से क्या है, तो इसको लेकर के अच्छा खासा इसमें कवर किया गया है। तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलते हैं। 1 मिनट। तो हम लोग का है यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सबसे फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस। तो वैसे तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि क्यों न्यूज़ में क्या रहा, इसका सबसे ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं। तो देख लेते हैं कि ये 49th ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। G7 समिट हुआ था 49th। उसमें जो है इंडिया ने क्वेश्चन किया था यूएन के सिक्योरिटी को लेकर के, जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको लेकर के ये मुद्दा उठाया था इंडिया। इसके लिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में हो जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ था? G7 समिट में इंडिया ने एक जो यूएन पीस कीपिंग एजेंसी है, ठीक है, एक तरह से पीस कीपिंग एजेंसी, इसका तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, लेकिन एक जो यूएन पीस कीपिंग एजेंसी है उसकी एबिलिटी पे ये शक किया, मतलब इट मीन्स की क्वेश्चन किया कि ये प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है जो भी ऐसे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है, और ये हाईलाइट होता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा कि इसका हेड क्वार्टर तो न्यूयॉर्क यूएस में देखने को मिलेगा। एंड ये इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1945 में। एंड इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राइमरी रोल जो होता है कि वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है। वर्ल्ड में जो भी ऐसे पीस एंड सिक्योरिटी या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ को लेकर के उस चीज़ को, मुद्दा को शांत करना, ये इनका मेन फोकस हो जाता है। सो इसमें अगर हम लोग मेंबर कंट्रीज़ का बात करते हैं तो 193 मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इसका मेंबर है, ये हम लोग को जानना है यहाँ से। एंड इसका देखिए बहुत सारे, मैं बताया कि बहुत सारे इसके ऑर्गन्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का बात करते हैं तो जनरल असेंबली हो जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, सेक्रेटेरिएट हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये सारे ऐसे जो हैं, ये एक तरह से इसके ऑर्गन्स आ जाते हैं इस यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। इसका पर्पस देख लेते हैं हम लोग, पर्पस क्या है। तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन एड, जैसे कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, अगर हम लोग बात करते हैं रसिया यूक्रेन का, तो उस चीज़ में जो भी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ऐड हो गए हैं लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ प्रोवाइड करना इनका एक मेन पर्पस है। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, तो इन इसको भी प्रमोट करना ये यूएन का काम हो जाता है। तो इतना हम लोगों ने यहाँ से देखा। कुछ इसमें देखें, फ्लैगशिप रिपोर्ट का बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है कौन कौन सी रिपोर्ट क्या होता है इसके अंदर में यूनाइटेड नेशंस में। तो ये यूएनईपी एक्ट हो गया, यूनाइटेड नेशन, ये आ जाता है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, तो ये रिलीज़ करता है, ठीक है।
और उसी तरह से है यूएनडीपी, इसी का एजेंसी है, तो इसी के अंदर में एक है, तो ये हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है। और यूनिडो, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। एंड यूनिसेफ, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के लिए है, तो ये भी यहाँ से देखना होगा। एंड यूएन हैबिटेट का अगर बात करते हैं तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। और उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो ये रिलीज़ करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। और उसी तरह से है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे रिलीज करता है ये रिपोर्ट। और उसी तरह से है ये एक यूएन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, यूएन टेड, ठीक है, यूएन सी टेड, तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड आईएलओ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिलीज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन एजेंसी जो है ये कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सारे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन के भी एक पार्ट है। इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशंस ट्रीटीज़ देख लेते हैं हम लोग, जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स, तो ये क्या है कि एक इंटरनेशनल रूल है ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को लेकर के। तो एक यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी जिसके साथ साइन की ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजीज, ये सारी चीज़ें हैं। ये कन्वेंशन जो है बेसिकली जो पनिशमेंट दिया होता है, जैसे क्राइम ऑफ जेनोसाइड, बहुत सारे ऐसे मास जो मर्डर बोल सकते हैं, तो इस केसेस में जो पनिशमेंट और इस पे रोक लगाना, इसका एक इस ह्यूमन राइट्स के अंदर में हो जाता है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ट्रीटीज इसके थ्रू साइन किया है। रिफ्यूजीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये रिलेटेड है स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी से। और ये प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, ये सारी चीज़ इसको देख रेख करता है। पिनल मैटर का बात करते हैं, तो रोम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो यहाँ से एक इसका एक मैटर हो जाता है, एक रोल प्ले करता है यहाँ से। और एग्रीमेंट ऑन द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये जितने भी ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड प्रिविलेज, इम्यूनिटीज़ और इंस्टीट्यूट और ये सारे चीज़ जो होते हैं, ये फिनल मैटर्स यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज़ के अंदर में देखने को मिलता है। उसी तरह से टेररिज्म का बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है, अगेंस्ट ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज, तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, ठीक है, तो इन सारे चीज़ को देख रेख करना, ये इसके अंदर जो ट्रीटीज़ है उसको एक आ जाता है इसके पार्ट में। एंड कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसमें कि प्रिवेंट करना, सप्रेस करना और पनिश करना ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है। इंडिया में भी अभी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज हुआ है, तो उसमें देखने को मिलेगा कि कितने मतलब एक तरह से गायब हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ जो है यहाँ से समझने का होता है कि कितना एक हाईलाइटेड टॉपिक हो जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं वुमेन को लेकर के और चिल्ड्रेन, ठीक है, और गर्ल चिल्ड्रेन को लेकर के, सप्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ये सारे चीज़ एक दूसरे से मिल करके कोऑपरेशन करके ये काम करते हैं। प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाई लैंड, ठीक है, सी एंड एयर सप्लीमेंटिंग, ये तो एक हाईलाइटेड टॉपिक है, ये जो कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर में भी आ जाता है, देखने को मिलता है। तो ये इसके अगेंस्ट एक सारे जो ऐसे प्रोटोकॉल रहते हैं, इसके अगेंस्ट सप्लीमेंट करना, तो इसका कन्वेंशन के पार्ट हो जाता है। लॉ ऑफ द सी, ठीक है, तो लॉ ऑफ द सी, ये यूएन क्लोज हमेशा पढ़ना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो ये भी इसका एक ट्रीटीज के अंदर में आता है। डिसआर्ममेंट का बात अगर करते हैं, तो कंप्रेहेंसिव ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, और ये कब साइन किया गया था, 1963 में मॉस्को में साइन किया गया था, ठीक है, कि इसमें बेसिकली था कि मतलब नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है न्यूक्लियर ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है। और इसमें इस कारण से इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, क्योंकि उस समय इसके पास था नहीं और अंदर अंदर इसने इस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये भी यहाँ से देखने को मिलता है, क्योंकि ये चीज़ हो जाता है ना, यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, मतलब सारे लोग परेशान हैं एक तरह से, अगर हम लोग बात करते हैं लेमन टर्म में, तो इस चीज़ में है एक पीस इस्टेब्लिश करना, इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमन राइट्स, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है किसी कारण से लेकर के जिनोसाइड हुआ है, तो इस कारण से रिफ्यूजी हुआ है, तो रिफ्यूजी जो हैं लोग कहीं से आए हैं, किसी कारण से आए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन जो है, कोई भी अपना हैबिटेट को, अपना मदरलैंड को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, लेकिन क्यों गया, तो इसको लेकर के भी, क्योंकि हो सकता है पीस इस्टेब्लिश नहीं है, तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं पीस से रिलेटेड सारा का सारा देखने को यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। डिसआर्ममेंट, तो ये तो है ही, तो इसके कारण से ये यूनाइटेड नेशंस ट्रीटीज़ के अंदर में आ जाता है। अब देख लेते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ में जो रहा, आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर,
इतना तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा तो ये तो ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल इवोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर टू वार्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इम्पेडिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। तो अभी जो देखे थे हम लोग इसराइल में जो गाजा का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसको ले करके ये जो जैसे यूएन चार्टर जो है ये आर्टिकल 99 है, उसमें एक प्रोविजंस दिया गया है, ठीक है। तो इसके कारण से ये यूएन जनरल असेंबली जो कि पीस कीपिंग एजेंसी की तरह काम करती है, तो उसके लिए यहाँ पे ये रोल प्ले किया है, तो इस कारण से हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये है कि ये जो है ये आर्टिकल जो हम लोग देखें 99, ये ब्रिंग करता है अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन एनी मैटर, ठीक है, जो कि थ्रेटन करता है, ठीक है, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। इसको ले करके जो भी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं उस पर एक अटेंशन पे करना इसके अंदर में आ जाता है। और आर्टिकल 99 जो है ये कब इवोक किया गया, तो 4 ओकेजन इन द पास्ट, ठीक है। इवोक्ड ऑन ओनली 4 ओकेजन, मतलब बहुत ज़्यादा कैसे, क्योंकि इसका प्रोविजंस है जैसे जब भी ऐसे होगा, ठीक है, कि मतलब कोई कन्फ्लिक्ट हो गया इस केसेस में, तो बताया जा रहा है कि 4 बार ही ऐसे हुआ है जब से मतलब ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। क्योंकि आप देखने को मिलेगा जैसे एक रसिया यूक्रेन हुआ, तो ये सब चीज़ में भी कहीं ना कहीं इसका रोल प्ले किया है। यूएन चार्टर इज़ जो है ये क्या है, तो ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जो कि साइन किया गया था 1945 सैन फ्रांसिस्को में। उसी तरह से है कि इट कोडिफाइड मेजर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट, तो इसका एक जो है एक मेजर इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे दिखाता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली पीस कीपिंग एजेंसीज है, तो अ, हर किसी को एक सोवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड करना, एक बेसमेंट प्रोवाइड करना, इसके अंदर में आ जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये जो है इस कारण से न्यूज़ में रहा कि जो यूएस है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ये फॉर्मली ज्वाइन किया था, रीज्वाइन किया यूनेस्को को, ठीक है। और ये आफ्टर आफ्टर 5 ईयर एब्सेंस बाय प्रपोजिंग पे इट्स ड्यू टू मोर देन, इतना मतलब ये जो है बस दोबारा ज्वाइन किया, तो इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। और ये बताया जा रहा है कि 5 साल पहले ऐसे कोई प्रोविजंस था इतना डॉलर का, तो इस कारण से बाद में फिर उसके बाद ये रिज्वाइन किया है, तो इस चीज़ से लेकर के ये न्यूज़ में हो जाता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग देखते हैं इसके बारे में, यूनेस्को के बारे में, तो इसका हेड क्वार्टर हम लोग को पेरिस में देखने को मिलेगा, पेरिस फ्रांस। और ये अगर बात करते हैं तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का, जो भी हम लोगों ने देख रहा था। ये इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1945 में, डेट भी पूछा जा रहा है अब। तो ये अब इसका भी ये क्या है यूनेस्को का, तो कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी। ये कैसे पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करके, ठीक है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे किया जाएगा, एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में। तो उसके थ्रू एक अपने आप में एक लीडिंग रोल हो जाता है इस चीज़ में, और एक प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाता है, तो ये पीस एंड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है यूनेस्को। मेंबरशिप का बात करते हैं तो 194 कंट्रीज़ हैं एंड 12 एसोसिएट मेंबर हैं। कंपोजिशन का बात करते हैं तो इसमें सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा, हेड ऑफ डायरेक्टर, इतना ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब देखते हैं अवार्ड रिलेटेड टू यूनेस्को, कौन कौन सा अवार्ड ऐसे दिए जाते हैं। तो एक है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, यूनेस्को के थ्रू। तो ये अवार्ड का नाम है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये किसको प्रोवाइड किया जाता है ऐसे पूछा जाएगा, तो ये दिया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को। यूनेस्को फेलिक्स फेलिक्स होपफोर्ड, ठीक है, वोइगी पीस प्राइज, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग समथिंग, मतलब डिफरेंट हो सकता है ऐसा नाम जो है। तो यूनेस्को फेलिक्स होपफोर्ड होएगी पीस प्राइज, ये अवार्डेड, ये किसको दिया जाता है, तो लिविंग इंडिविजुअल्स को, एक्टिव इंस्टीट्यूशन को। और ये किसके लिए, तो ये भी पीस प्रमोट करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और उसी तरह से है इसमें की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक एज ए मेंबर, ठीक है, मेंबर ऑफ यूएनएसडीजी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, तो इसका इसका भी एक तरह से मेंबर है, ठीक है। एंड एक है ये 3 यूनेस्को मेंबर्स जो हैं, जो कि यूएन का मेंबर नहीं है। होता है कि जैसे कि ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं तो जो यूनेस्को का तो मेंबर हैं, बट यूएन का मेंबर नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये है कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये जो हैं ये यूनेस्को का मेंबर है बट यूएन का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है। और 2 ऐसे हैं जो कि यूएन का मेंबर तो हैं बट यूनेस्को का मेंबर नहीं है,
वो कौन कौन सा है, तो इज़राइल हो गया और लिचेस्टीन, ठीक है। तो लिचेस्टीन, और तो इसका जो है ये यूएन का मेंबर है बट यूनेस्को का मेंबर नहीं है, तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। ऐसे तो ज़्यादा प्री के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लेते हैं वन गो में। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन को अटेंड करना फॉर ऑल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड उसके बाद है इसमें, एक मिनट, एड्रेस करना इमर्जिंग सोशल एंड इथिकल चैलेंजेस को, तो यूनेस्को का एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मोबिलाइज साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी तरह से फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग एंड कल्चर ऑफ पीस, ठीक है, बिल्डिंग इंक्लूसिव इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इतना कॉमन ऑब्जेक्टिव है, हर कोई को पता रहता है, ऐसे आप रिलेट भी कर पाएंगे। देख लेते हैं कुछ रिपोर्ट रिलेटेड टू यूनेस्को, ठीक है। तो रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये यूनेस्को के थ्रू रिलीज किया जाता है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये भी, एंड ग्लोबल ओशियन साइंस रिपोर्ट, ऐसा इसमें तो ये भी यूनेस्को के थ्रू रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी यूनेस्को के थ्रू रिलीज किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ की अचीवमेंट ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो ये जो है इसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 1199 है, इसको प्रिजर्व किए हुए है, और साथ ही साथ 168 कंट्रीज में जो इतने सारे जो देखने को मिलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको प्रिजर्व किए हुए है, ठीक है, यूनेस्को। एंड साथ ही साथ जो अगर हम लोग देखते हैं तो ये साइट जो है रिप्रेजेंट करते हैं 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, तो ठीक ठाक है, ऐसा नॉलेज है। नेक्स्ट है कि ये इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन हैज़ 117 स्टेट पार्टीज, ठीक है। तो जो इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन है, ये भी आपको देखने को मिलेगा यूनेस्को के अंदर, और इसमें 177 स्टेट पार्टीज हैं, ठीक है, जो कि एक इन्यूमरेबल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव, तो ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इनिशिएटिव जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ग्लोबल एजुकेशन, तो ये भी एक तरह से कॉमन सेंस से कर सकते हैं। द मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है, एमडीआई, ये प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क टू एसेस मीडिया लैंडस्केप, एंड सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इज मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, तो ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, जिसमें कि 55 सिटीज़ हैं अभी, अगर हम लोग 2023 का बात करते हैं तब तक। रिलेटेड न्यूज़ कुछ हैं, जैसे कि एशिया पैसिफिक इशू फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इंडिया वाज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहा। AIDB, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए दोबारा इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया इंडिया को, ठीक है, इस कारण से। और ये इसका कौन सा टर्म होगा, तो ये थर्ड टर्म होगा, ये भी हम लोग को ध्यान रख सकते हैं। और AIDB का बात करते हैं तो हेड क्वार्टर इसको देखने को मिलेगा कुआलालंपुर में, ठीक है, ये मलेशिया। एंड ये इस्टेब्लिश कब किया गया, 1977 में, अंडर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ये यूनेस्को के अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया AIDB को। तो ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है कि AIDB जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये किसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया, तो यूनेस्को के अंडर, ये 1977 में। एंड इंडिया थर्ड टाइम इसका एक टर्म इसको एक्सेस करेगा, और इसका हेड क्वार्टर बात करते हैं तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। और अगर हम लोग बात करते हैं ITU और UNDP, तो इसका एक फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। ITU का बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, और UNDP तो पता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका एक फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। और इसका में हम लोग देखें तो 26 गवर्नमेंट मेंबर कंट्रीज जो हैं, जिसमें कि इंडिया भी एक मेंबर है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड ये रिप्रेजेंट किया जाता है 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं AIDB का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये थर्ड टाइम इसका प्रेसिडेंसी इसके हैंड में है, तो इस कारण से ये तो इसका मेंबर हो गई। एंड फंक्शन का बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश करते हैं इंटर रीजनल लिंक एंड कोऑपरेशन, ठीक है, फॉर मीडिया कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो इसके लिए इसका फंक्शन भी पूछा जा सकता है कि AIDB का फंक्शन क्या है, तो इंटर रीजनल लिंक एंड कोऑपरेशन फॉर मीडिया को इस्टेब्लिश करना, और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को लेकर के, तो यहाँ से ये है। अब देख लेते हैं हम लोग UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके बारे में। तो अभी अब इसमें न्यूज़ में इस वजह से रहा कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इलेक्ट करते हैं 15 मेंबर स्टेट, ठीक है, टू स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो रसिया जो है, ठीक है, तो UNHRC से जिसे अलग कर दिया गया था रसिया को, ये जब यूक्रेन वाला वार हुआ था,
उस टाइम से अलग हो जाने के बाद फिर से जब इसको फिर से इसको ज्वाइन करने के लिए डिक्लेयर किया गया, रीज्वाइन के लिए, तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग ज़्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। तो इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलेगा। ये इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो 2006 में इसको बनाया गया अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। और यह पूछा जाता है कि एनजीओ है क्या है, तो वैसे भी तो अच्छा इसका नाम से ही पता चल जाता है। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसमें क्या है कि इसके अंदर मेन इसका काम रहता है कि प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब, इसको स्ट्रेंथन करना इसका मेन फोकस हो जाता है। तो इसमें मेंबर कंट्रीज़ का बात करते हैं तो 47 है, एंड इंडिया इसका मेंबर है। और ये इसका मेंबरशिप जो बेसिकली होता है एक बेस्ड होता है इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि G20 का, ठीक है, तो G20 का अगर मेंबरशिप का बात करते हैं तो ट्रोइका के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ट्रोइका के बेसिस पे होता है, इट मीन्स कि अभी जो है फिर किसको, मतलब ये अभी पास्ट में किसको दिया गया, अभी अभी किसके पास है, और फिर नेक्स्ट किसके पास जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है, रोटेशनल बेसिस पे रहता है G20 में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं UNHCR में, तो ये बेस्ड होता है इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। इसमें बात करते हैं कि कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो कंट्रीज नीड मिनिमम 97 UN जनरल असेंबली वोट्स टू गेट इलेक्टेड। तो होता है ना कि जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया को दिया जाना है, ठीक है, तो इस चीज़ में वीटो पावर के लिए तो उसके लिए भी वोटिंग होता है, ठीक है। तो इसी इसमें भी जैसे कि अगर 97 जनरल असेंबली जो वोट अगर मिले किसी कंट्री को, तो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना। टेन्योर की बात करते हैं तो इसमें जो होता है ये पीरियड फॉर 3 ईयर के लिए होता है। और इसमें होता है कि ये भी एक रीजनेबल है कि नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 consecutive टर्म। मतलब अगर 2 बार कोई फाइट किया है, ठीक है, और 2 बार चुना गया है उस चीज़ में, तो फिर दोबारा मतलब तुरंत नेक्स्ट के लिए नहीं उसको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो ब्यूरो प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो कि 5 रीजनल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्रेटेरिएट का बात करते हैं तो स्टाफ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो यहाँ से स्टाफ देखने को मिलता है। और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इट्स ऑल्सो इस्टेब्लिश इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशन, तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। काउंसिल अडोप्टेड एन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पैकेज इन 2007, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये 2007 में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज को अडोप्ट किया गया इस काउंसिल के थ्रू। एंड ये किसके लिए, ये एक प्रोसीड्योर एंड मैकेनिज्म को सेटअप करने के लिए। और इसका डिसीजन का बात करते हैं, द डिसीजन फॉर द काउंसिल आर नॉट लीगली बाइंडिंग। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो UNHCR का डिसीजन है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अदर न्यूज़ रिलेटेड ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे रिपोर्ट भी रहते हैं, क्या है कैसे, तो यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो UDHR, तो UDHR बेसिकली ये एडॉप्ट किया गया था 1948 में और 10 दिसंबर को। तो इसके कारण से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2023 मार्क एज द 75th एनिवर्सरी ऑफ द UDHR। तो ये 75th एनिवर्सरी के इसका पूरा हुआ, इस कारण से ये न्यूज़ में रहा। एंड जो है ये ह्यूमन राइट्स 75th इनिशिएटिव ये लॉन्च ये इन्होंने 3 ऐसे कुछ मेजर गोल लॉन्च किए जिसमें कि फोकस करना है यूनिवर्सलिटी पे, प्रोग्रेस एंड एंगेजमेंट पे। तो अभी जो जैसे कि 75th एनिवर्सरी हुआ, इसमें ये 3 गोल पे फोकस किया गया, यूनिवर्सलिटी, प्रोग्रेस एंड एंगेजमेंट। हम लोग कुछ UDHR के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये अप्रूव किया गया किसके थ्रू, तो UN जनरल असेंबली के थ्रू। और ये कब, तो 10 दिसंबर 1948। तो ये ज़्यादा डेट है, जैसे वन डे एग्जाम में भी पूछा जाता है। की फीचर का बात करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल ऐसे डिक्लेयर करता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये यूनिवर्सल ही होना चाहिए। और इसका जो की फीचर्स है कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इट शुड बी इंजॉयड बाय ऑल पीपल नो मैटर हु आर दे, ठीक है, हु दे आर एंड और वेयर दे लिव। तो ये सारी चीज़ ऐसे इसका एक मोटो और गोल है, ठीक है। UDHR का बात करते हैं तो ये टुगेदर विद द फॉलोइंग इंटरनेशनल, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि एक इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में आते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, तो ये जैसे आपको देखने को मिलेगा ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसी तरह से है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स।
अब देख लेते हैं जैसे कि ये क्या है कि ये भी क्योंकि नॉन बाइंडिंग है तो नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि यूएनएचआरसी ही नहीं है तो उसके अंदर जो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है। एंड द प्रिंसिपल आर पार्ट ऑफ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो इसका प्रिंसिपल जो है ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बट ऐसे कोई ऐसा जो है इसका लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इंडिया एंड हम लोग बात करते हैं यूडीएचआर के बारे में, तो इंडिया जो है ये एक सिग्नेटरी है यूडीएचआर का, ठीक है, और इसमें इन्होंने इंडिया का अगर बात करते हो तो बहुत सारे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, यूडीएचआर के वेरियस थीम्स को लेकर के, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वीमेन राइट्स, ठीक है, उसके लिए भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू वर्क, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा के लिए अच्छा खासा रोल प्ले किया है इंडिया ने। एट वेरियस स्टेजेस का बात करते हैं तो यूडीएचआर ड्राफ्टिंग इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय हंसा मेहता, तो अभी रिसेंटली का अगर हम लोग देखें तो ये रिप्रेजेंट किया गया हंसा मेहता, एम आर मशानी एंड लक्ष्मी मेनन, इनके थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। हंसा मेहता का बात करते हैं तो ये क्रेडिटेड विद अल्डरिंग ऑल मेन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, तो ऐसा कुछ है इनका कहना था। एंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, जो कि आर्टिकल 1 में दिया गया है यूडीएचआर का, तो यहाँ से ये देखने को मिलता है हम लोग कुछ जैसे रिपोर्ट या समथिंग ये है। सम ऑफ द राइट्स अंडर द डिक्लेरेशन, कुछ ऐसे राइट दिए गए हैं जो कि देख लेते हैं वन गो में। ऑल ह्यूमन राइट्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, तो अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 1 में ऐसे मेंशन है। नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री है तो स्लेवरी में रहेगा नहीं। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, ठीक है, ये भी है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो वन शैल बी subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Economic, social, and cultural rights such as rights to social security, health, and adequate housing, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर में आते हैं। एंड नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी, तो ये भी यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ, हाँ एक और है, अभी हम लोगों ने देखा यूडीएचआर, और अब देखते हैं वीडीपीए, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं कि एक वीडियो लाऊंगा मैं उसमें कि इंटरनेशनल जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और किस जगह पे हैं उनका, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं प्लेस, इट मीन्स हेड क्वार्टर, एंड कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो किस जगह पे हैं, उसके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो लाएंगे, ठीक है। उसमें मतलब थोड़ा सा याद करने में अच्छा रहता है, सारा चीज़ तो कवर नहीं हो पाएगा, बट जो जो हाईलाइटेड टॉपिक है, जो जो हाईलाइटेड रहते हैं न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये इसका जो है ये भी इसका 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया 2023 में, इसके कारण से ये न्यूज़ में रहा। एंड ये अगर हम लोग बात करते हैं वीडीपीए एक क्या है, तो ये आपको देखने को मिला ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1993 इन वियना, तो ये जो वीडीपीए है वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये 1993 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स था वियना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पे हुआ था इसके अंदर में। एंड इट फेव्ड अ कॉमन प्लान फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो इसमें जैसे कोई डिक्लेरेशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टेप लिए जाते हैं, तो इसमें यही इस्टेब्लिश करने का बात किया गया कि हाई कमिश्नर, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसमें इस्टेब्लिश किया गया। पूछा जा सकता है कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कब किसके अंदर में इस्टेब्लिश किया गया, तो वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर ये किया गया। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू यूएन, अभी तो हम लोग यूएन के बारे में ही देख रहे थे, कुछ और डेवलपमेंट है उसके बारे में देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इसका तो मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस ही रहता है पीस कीपिंग एज ए पीस कीपिंग एजेंसी, तो ये देखते हैं। तो 75th एनिवर्सरी अभी हम लोगों ने देखा कि ये सेलिब्रेट किया गया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के थ्रू, तो ये जैसे कि है कि एक सेरेमनी वाज हेल्ड पोस्टमोस्टली अवार्ड, ये अवार्ड है जिसका कि नाम आपको समझिएगा, और थोड़ा सा नाम इसका है दी डैग हैम्स कोच, ठीक है, हैमर्स ओल्ड, ऐसे कुछ मतलब इसका नाम है। मेडल टू अ पीस कीपर हु डाइड इन 2022, तो ये इसका नाम इनका जो है इनके नाम पे रखा गया है, तो ये अच्छा इसका अवार्ड पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये पीस कीपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना हम लोग को समझना है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, द डैग हैमरशोल्ड मेडल इज रिलेटेड टू पीस कीपिंग। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पीस कीपिंग के बारे में, अबाउट पीस कीपिंग जेनेसिस का इसका बात करते हैं, तो ये क्रिएट कब किया गया, सबसे पहले
1992 में, ठीक है। और ये ऐसा, ये इसका नाम पहले अलग था, डीपीओ, इट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन के जैसा इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। डीपीओ जो है ये बेसिकली जैसे 1948 का बात करते हैं तो यहाँ से इसका ट्रेस रूट है, ठीक है, जो कि क्रिएशन किया गया था फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग के ऑपरेशन के अंडर में। तो और इसका अगर हम लोग बात करते हैं यूएन फर्स्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान में जब ऐसा हुआ था ऑपरेशन, इसको लेकर के इस चीज़ में फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। तो वहीं से फिर इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि जीनेसिस हुआ है, फिर उसके बाद चेंजिंग होते रहा अप टू। अगर बात करते हैं लेट 1980s, तो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है ये ऑपरेटेड थ्रू यूएन ऑफिस ऑफ स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स। तो 1948 तक इनके थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता था। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके फंक्शन के बारे में। तो ये प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। ये तो ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अदर की इन्फॉर्मेशन का हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इसमें 3 मेन ऑफिस देखने को मिलता है, जैसे रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी, और साथ ही साथ इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग डिवीज़न। तो इसमें ऐसे 3 मेन ऑफिस देखने को मिलता है। हम लोग बात करते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा यूएन पीस कीपिंग में, ठीक है। तो ये क्या है कि थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है विथ 6073 पर्सनल डिप्लॉयड इन 8 आउट ऑफ 13 एक्टिव मिशंस, ठीक है। तो जो इंडिया के जो ट्रूप्स हैं इतने पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं इस पीस कीपिंग को लेकर के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो 13 एक्टिव मिशन है जिसमें से कि 8 पे ऐसे किया गया है। और नेक्स्ट है जैसे फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज, ये कब किया गया सेटअप 2016 में। ये एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे अगर ट्रिकी किया जा सकता है कि फर्स्ट कंट्री किसने कौन कंट्रीब्यूट किया यूएन पीस कीपिंग में। तो इंडिया जो है ये पहला कंट्री जो है कि कंट्रीब्यूट किया ट्रस्ट फंड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज, जो कि 2016 में सेटअप किया गया था। फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑन ऑल वीमेन कंटिजेंट, ठीक है, ये 2017 में। एंड एक कॉप शक्ति देवी, ये नाम से ही पता चल जाता है इंडिया का है, ठीक है। कॉप शक्ति देवी ऑफ द J&K पुलिस, ये डिप्लॉय किया गया अफगानिस्तान में, ठीक है, जो कि इनको अवार्ड भी किया गया इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड से। तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं, ये है नेक्स्ट हम लोग का यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, इसमें सबसे क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं, एक सेकेंड। इज सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय यूनेक कैप, ठीक है, यूनेस कैप, इसके थ्रू जो है ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया, इसके कारण से न्यूज़ में हो जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो यूनेस कैप के थ्रू ये लॉन्च किया गया है रिपोर्ट, इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं यूनेस कैप के बारे में, ठीक है। यूनेस कैप ये फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये 1947 में, एज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। तो ऐसा, और उसके बाद दोबारा ये नाम रखा गया ES कैप, ये 1974 में रखा गया, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो बैंकॉक थाईलैंड में देखने को मिलेगा। और ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन का। इसका फंक्शन में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रीजन्स बाई जनरल एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज। तो इसके थ्रू यहाँ पे ये सपोर्ट किया जाता है इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बाय ये प्रोवाइड करता है बाय टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू ऐसे ये सारी चीज़ डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है इस ES कैप के थ्रू, ठीक है। और इसका कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विस इन सपोर्ट, ये सारी चीज़ जो है इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव हर किसी का रहता है। मेंबरशिप का बात करते हैं तो 53 मेंबर्स स्टेट देखने को मिलते हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है। अदर रिपोर्ट जो है ये यूएनएस कैप के थ्रू, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट, तो ये रिलीज किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं 5 रीजनल कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये आपको देखने को मिलेगा ECA इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, फिर एक है इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड
कैरिबियन, उसी तरह से है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया एंड इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया होस्टेड इनॉग्रल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, इवन सीट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो ये होस्ट क्या, इसके कारण सी न्यूज़ में होता है, ठीक है। ये सबसे है इंपॉर्टेंट कि इस्टेब्लिश कब किया, 1966 में इस्टेब्लिश किया गया, और ये एज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन। तो इसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मैंडेट क्या था कि हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंटेन करना। ये इसमें 70 मेंबर स्टेट देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू, एंड मेंबर आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर। ये ध्यान रखना, 6 ईयर के लिए। इंडिया का जो मेंबरशिप है 2028 तक का है, ठीक है। और यूनिसिटल का बात करते हैं तो ये डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। और डब्ल्यूटीओ जो है वो डील्स करता है ट्रेड पॉलिसी से, और वैसे सारे जो इशू हैं जबकि मतलब ट्रेड रिलेटेड वो सारी चीज़ जो है डब्ल्यूटीओ के थ्रू डील किया जाता है। और यूनिसिटल का बात करते हैं तो ये डील करता है लॉ अप्लीकेशन टू प्राइवेट पार्टीज इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है, और जो कि नॉट इन्वॉल्व इन स्टेट टू स्टेट इशू। तो ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा फोकस किया जाता है यूनिसिटल के थ्रू। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, यूएनसीडीएफ। तो ये अटल इनोवेशन मिशन और साथ ही साथ नीति आयोग और यूएनसीडीएफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये रिलीज करते हैं मिल करके, ठीक है, वाइट पेपर ऑफ एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया। तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वाइट पेपर फॉर एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया विच इज रिलीज्ड बाई, आपको दे देगा यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन का इन्वॉल्वमेंट है, नीति आयोग है, एंड यूएनसीडीएफ है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो इनके थ्रू ये रिलीज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं यूएनसीडीएफ ये क्या है। ये है आपका यूएन फ्लैगशिप कैटेलिटिक फाइनेंसिंग एंटिटी जो है, और ये आप देखने को मिलेगा फॉर वर्ल्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज़्यादा ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे ये फोकस इनका रहता है। एंड ये क्या है, इट्स ऑटोनोमस वॉलेंट्री फंडेड यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो कि एफिलिएट है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इट वाज क्रिएटेड इन 1966, अभी हम लोगों ने देखा, और यूएन जनरल असेंबली के अंदर ही आता है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, रिस्पॉन्स ग्रुप जीसीआरजी, ये क्या है। तो इंडिया ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। तो इसके कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। अब हम बात करते हैं जीसीआरजी का। तो ये सेटअप किया गया था इसके थ्रू यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के थ्रू इन 2022, और ये एड्रेस करते हैं अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इशू जो कि इंटरलिंक रहता है क्राइसिस से, ठीक है। और ये क्राइसिस मेन फोकस करता है, जैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर के हो गया, एनर्जी से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। तो वो सारे चीज़ जो भी ऐसे इससे डेवलप क्राइसिस हुए उस इशू को टैकल करने के लिए ये जो CGRC है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंदर में आता है, ये डेवलप किया गया था 2022 में। उस पर ये डील करता है ये सारी चीज़ इस मुद्दे पे, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस पे। एंड इसका मेन जो रहता है कोऑर्डिनेट करना एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ ओवरसीन बाय द चैम्पियंस ग्रुप। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चैम्पियन ग्रुप्स किससे रिलेटेड है। तो इससे यहाँ से ये है, एंड कंप्राइज करता है हेड ऑफ द स्टेट एंड स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसमें देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बर्बादोस, ठीक है, एंड डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल, ठीक है। तो सेनेगल, ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन, ठीक है। तो इंडिया हैज़ ये अभी इलेक्ट किया गया है टू यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन, और ये फॉर 4 ईयर टर्म, ठीक है, जो कि 1 जनवरी से बिगिनिंग है। तो इसके कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। फिर उसके बाद ये क्या है कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिकल सिस्टम है, जो कि ब्रिंग करता है टुगेदर चीफ स्टेटिशियंस फ्रॉम मेंबर्स स्टेट ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड। तो ठीक है, ये आपका मेन बॉडी है। अब है इसमें कि ये ओवरसी करते हैं द वर्ल्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल डिवीज़न। और इसका जो है ये क्या है, आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड कमीशन ऑफ
यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो इस पे ओवरसी करते हैं। मेंबरशिप का बात करते हैं तो 24 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि यूएन के थ्रू ये यूएन के ही इलेक्टेड होते हैं। यूएनएस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा। मेंबर्स का बात करते हैं तो मेंबर्स टर्म ऑफ ऑफिस जो है ये 4 ईयर का देखने को यहाँ पे मिलता है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएन ट्रेड। तो ये जो है अभी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, जो कि रिलीज़ किया गया, इसके कारण ये थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। ये 1964 में इस्टेब्लिश किया गया। हेड क्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसका फंक्शन जो है ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को बेसिकली, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटेबल इन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके लिए इनको डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा ये फोकस करता है। ये सपोर्ट सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट एज अ सपोर्ट करते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एफर्ट टू यूज़ ट्रेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एज अ व्हीकल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे फॉर्म में इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस पर्पज़ के लिए ऐसे हेल्प किया जाता है इस यूएन सीटेट के द्वारा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मेंबर का तो 195 मेंबर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। रिपोर्ट देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के थ्रू कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट रिलीज़ किए जाते हैं। ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, यही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के थ्रू रिलीज किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के थ्रू रिलीज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ ऐसे रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फूड आउटलुक रिपोर्ट, तो ये रिलीज़ किया जाता है एफएओ के थ्रू, ठीक है। ये बाइनियल रिपोर्ट है और यही जो रिपोर्ट रिलीज हुआ तो इस कारण सी न्यूज़ में देखने को मिलता है, जो कि कंटेन करता है ये इस रिपोर्ट में फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेड यूटिलाइजेशन एंड स्टॉक लेवल, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड मेजर्स बेसिक फूड स्टफ के लिए। तो ये इस पे फोकस करता है एफएओ। इसके कारण से जो इसमें सारे चीज़ को इंक्लूड करके जो रिपोर्ट रिलीज किया गया, इस कारण से न्यूज़ में हम लोग बात करते हैं कुछ इस पे इम्पोर्टेंट। ये 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एज अ स्पेशलाइजेशन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो कि इसका मेन ऐसे फोकस रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऐसे हंगर देखे जाते हैं, ठीक है, उसको कम करना, उसको डिफीट करना, इसका मेन फोकस रहता है एफएओ का। इसका हेड क्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा। एंड मेंबर का बात करते हैं तो 194 मेंबर हैं, इसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें देखते हैं गोल्स इसका क्या है कि हंगर को इरेडिकेट करना, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, माल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना एंड एलिमिनेट करना पॉवर्टी को, ठीक है, एंड ड्राइविंग फॉरवर्ड फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस फॉर ऑल। तो ये सारी चीज़ इस पर फोकस किया जाता है, इनका मेन गोल है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और इस नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात करते हैं तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर, क्लाइमेट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको कैसे सस्टेनेबली यूज किया जाए, इसका भी एक गोल है, इस पर भी फोकस किया जाता है एफएओ को थ्रू। देख लेते हैं जैसे कुछ रिपोर्ट जो है जो कि रिलीज किए जाते हैं एफएओ के द्वारा, तो ये कौन कौन से। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज बाय एफएओ, द स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कौन सा रिलीज करता है, लेकिन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट भी है, ये एफएओ को थ्रू रिलीज किया जाता है। हंगर मैप भी है एफएओ को थ्रू। कोडेक्स एलिमेंट्रियस, ठीक है, एलिमेंट्रियस कमीशन और कैक टू इम्प्लीमेंट, यही जो अभी हम लोगों ने देखा, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल फूड एंड स्टैंडर्ड, तो इसके लिए भी रिलीज किया जाता है एफएओ के थ्रू। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ की इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये है कि वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण से न्यूज़ में भी ये रहा था। और एफएओ जो है ये वर्क करते हैं
WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनके ये दोनों के साथ मिलकर के ये FAO वर्क करती है। अब देखते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में रहा। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ इसके लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में हो जाता है, और इसको होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जो है हेल्ड किया गया, ठीक है, बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एशिया पे एशिया कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है, ठीक है, एशियन मतलब जनरली होता है ना कि एशियन रीजन में जो भी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, इससे पहले ऐसा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हेल्ड नहीं किया गया था। बट जब ये हेल्ड किया गया और इसका होस्टेड बाय इंडिया, तो इस कारण से ये न्यूज़ में रहता है पहली बार एशिया पैसिफिक एशियन ऐसे रीजन में जो भी ऐसे कंट्री जो हैं जो कि कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग कुछ जान लेते हैं ICO के बारे में, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ही जो कि अप्रूव किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट इन 1962। तो यही है। अब देखते हैं हम लोग कि ये रिप्रेजेंट करते हैं 93% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड 63% ऑफ वर्ल्ड कंजप्शन। तो होता है ना कि जो इसके जैसे मेंबर में होंगे इसके मेंबर कंट्रीज, तो वो मेंबर कंट्रीज में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, 93% वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन में एंड 63% वर्ल्ड कंजप्शन में। ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो ये ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल एक्सपेंशन इन मार्केट बेस्ड इन्वायरमेंट में प्रमोट करना, और ये बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एक्टर्स ऑफ द ग्लोबल कॉफ़ी वैल्यू चेन। तो इनको एक सस्टेनेबल एक्सपेंशन प्रोवाइड करना, एक मार्केट बेस्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, इसका एक रोल प्ले करता है। इसमें मेंबर का बात करते हैं 49 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और ये 49 मेंबर में जो है ये 42 एक्सपोर्टिंग होते हैं और 7 इम्पोर्टिंग हैं। तो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो बाकी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। और ये एज ऑफ 2022 का बात करते हैं तो अभी 2022 में 49 मेंबर देखने को मिले। इंडिया जो है ये एक्सपोर्टिंग मेंबर में आ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब ज़्यादा होता है इंडिया में कॉफ़ी तो एक्सपोर्ट कर ही दिया जा रहा। अदर की इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं तो ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कॉफ़ी, और जो कि एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है। देखते हैं L69 ग्रुपिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। L69 ग्रुपिंग है क्या, ठीक है। तो L69 ग्रुपिंग जो है ये एक मीटिंग है जो कि होस्ट किया गया इंडिया के थ्रू, और ये इसमें मतलब UNSC जो है इसमें रिफॉर्म लाने को लेकर के ये मेन इस पे फोकस रहता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि L69 ग्रुपिंग रिलेटेड टू, ठीक है। तो UNSC रिफॉर्म से रिलेटेड ये मीटिंग हुआ था जो कि इंडिया के थ्रू होस्ट किया गया। L69 जो है ये एक प्रो रिफॉर्म ग्रुपिंग है जो इंक्लूड करता है डेवलपिंग कंट्रीज, वैसे जो कि अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, और कैरिबियन, एशिया एंड पैसिफिक, तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीज वेयर यूनाइटेड बाई अ कॉमन डिज़ायर, ठीक है, तो सभी कंट्री का एक कॉमन डिज़ायर है जो कि अचीव करना है कंप्रहेंसिव रिफॉर्म ऑफ UNSC एंड स्ट्रेंथन करना है मल्टी लेटरलिज्म को, ठीक है। इंडिया जो है एक लीडिंग कंट्री है इसमें L69 ग्रुपिंग में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में ही ये देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हम लोग G20 जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इंडिया के द्वारा ये अभी फिलहाल किया गया, तो इसके कारण से देखा गया ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, पूछा भी जा सकता है। इंडिया जो है रिसेंटली इसका G20 समिट का प्रेसिडेंसी हेल्ड किया, ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया था, अपन न्यू दिल्ली में, एंड विद द थीम, इसका थीम मेन याद रखना है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसका आउटकम का बात करते हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स लिए गए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, तो वो देखते हैं। इसमें एडॉप्शन का बात करते हैं तो G20 न्यू दिल्ली लीडर्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन इसमें अडोप्ट किया गया, और ये इंक्लूड करता है वैसे थीम जो कि एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड वीमेन एम्पावरमेंट, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और साथ ही साथ ग्लोबल पीस, ऐसे जो सारे थीम हैं उसको इंक्लूड किया गया इस G20 न्यू दिल्ली लीडर्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, जो कि मेन फोकस किया गया है कंजप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स को इंक्रीज करने के लिए, ताकि बेसिकली जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया, और ये साइन किया गया एक इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके लिए मेमोरेंडम
ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। और इसमें हम लोग देखेंगे आगे, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। देखते हैं, अ फॉर्मल इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो ये चीज़ तो है। अदर आउटकम्स का बात करते हैं तो प्रपोजल एक बेस्ट प्लेस किया गया टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कैन कूड मिला करके पूछा जा सकता है, वर्ड प्ले किया जा सकता है यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो G20 सैटेलाइट मिशन जो है ये भी प्रपोजल लॉन्च किया गया इस G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। एंड फॉर द इन्वायरमेंट, और ये बेसिकली इस पर फोकस करना है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन फॉर ग्लोबल साउथ। ये किसके लिए, तो ग्लोबल साउथ के लिए जैसे। और ग्लोबल साउथ में सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जो आते हैं जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी इसमें अडोप्ट किया गया। और कंसेंसस ऑन G20 फ्रेमवर्क का बात करते हैं तो ये कंसेंसस साइन किया गया फॉर दी GDPIR, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके लिए G20 2023 फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल एंड MSME के लिए भी अडोप्ट किया गया इसमें और इनिशिएट किया गया G20 2023 फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान। इंडिविजुअल और MSME इसमें दोनों इंक्लूड है, ये ध्यान रखना है। मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम ये है कि इंडोर्स किए द एडवांसमेंट ऑफ कल्चर एंड स्टैंड एलोन गोल अंडर द डॉक्यूमेंट कॉल्ड, जो काशी कल्चर पाथवे है ये भी इसमें अडोप्ट किया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कल्चर के लिए भी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैंड अलोन गोल रखा गया इस काशी कल्चर पाथवे के थ्रू। ये इस्टेब्लिश किया गया इसके अंदर स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप, तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एडॉप्शन ऑफ G20 जेनेटिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन, ये भी अडोप्ट किया गया। प्रपोजल ऑफ द वन फ्यूचर अलायंस एंड ये भी इसमें प्रपोजल रखा गया वन फ्यूचर अलायंस को लेकर के। एंड सोशल इम्पैक्ट फंड टू इम्प्लीमेंट डिजिटल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ये सारा का सारा ग्लोबल साउथ कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया गया। इनिशिएटिव लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्स इफिशियंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोलिशन एंड ट्रेवल फॉर लाइफ एक्सेट्रा, ये सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। प्रमोशन ऑफ द थीमेटिक रोड मैप एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो थीमेटिक रोड मैप एंड प्रिंसिपल कौन कौन से लिए गए, जैसे कि जयपुर कॉल फॉर एक्शन, और इसमें मेन फोकस किया गया है MSMEs एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्हांस करने के लिए, ताकि एक तरह से इंटरनेशनल और इंटीग्रेशन डेवलप किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, MSME को लेकर के। और इसमें जो है एक चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल भी इसमें तैयार किया गया रोड मैप और प्रिंसिपल, जो कि एक फोकस करता है सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट ब्लू एंड ओशियन बेस्ड इकोनॉमी पे, ठीक है। उसी तरह से है गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप और गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, और ये बेसिकली था G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। और इसमें मेन फोकस किया गया है टू प्रिवेंट, ठीक है, और हाल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन विथ एन एम्बिशन टू रिड्यूस डिग्रेडेशन लैंड बाई 50% बाई 2040। तो जो भी ऐसे लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, डिजर्टिफिकेशन का जो बाद में मुद्दा हो जाता है जो तरह से नेक्स्ट चल करके, तो उस चीज़ को कम करने के लिए ऐसे इसमें लिया गया था। तो यहाँ से देखना है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, ठीक है, और ये भी इसमें लॉन्च किया गया एज अ व्हीकल फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू अचीव सस्टेनेबल टूरिज्म। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा अदीस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया में देखने को मिलता है। ये लॉन्च किया गया 2002 में अफ्रीकन यूनियन एंड एज अ सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो पहले ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, उसका नाम चेंज करके ऐसे बोल सकते हैं 2002 में ये अफ्रीकन यूनियन कर दिया। एंड इसमें मेंबर का बात करते हैं तो 55 मेंबर्स स्टेट देखने को मिलते हैं, जो कि कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट के ही है सारे। इसका एम है अफ्रीकन ग्रोथ को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और इसमें जैसे कि जो भी ऐसे सिटीजन्स का इंक्लूजन देखने को मिलेगा, और इसमें रहेगा कि कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। की फैक्ट का बात करते हैं तो ये सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरह से जो परमानेंट G20 का मेंबर बन गया है, ठीक है। तो वही जो G20 G21 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है। रिसेंटली AU जो है एक हैज सस्पेंडेड नाइजर फ्रॉम ऑल इट्स एक्टिविटीज ड्यू टू मिलिट्री, ठीक है, कूप। तो मिलिट्री कूप को लेकर के ऐसा पूछा जा सकता है कि नाइजर में अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जैसे पिछले बार पूछा गया था।
2023 में, तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो नाइजर में मिलिट्री कूप को लेकर के जो है ये नाइजर को सस्पेंड कर दिया गया एयू के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं इसकी इफेक्ट के अंदर जो अफ्रीकन यूनियन है, तो अफ्रीकन यूनियन में जैसे 55 मेंबर देखने को मिलता है, बट नाइजर को यहाँ से हटा दिया गया, तो ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ से प्ले किया जा सकता है। नोट्स का अगर हम लोग इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ से कुछ जानने का खास बात ये है कि इंडिया जो है ये इंगेज किया है टू अदर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ अफ्रीका, कुछ ऐसे अफ्रीका के कुछ ग्रुप हैं जिसमें कि इंडिया भी उसका पार्ट रहा है, जो कि एफ AFCFTA, ठीक है, एंड सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। तो साकू एंड AFCFTA का भी मेंबर रहा है इंडिया। और AFCFTA जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया के थ्रू 2018 में, मतलब ये बेसिकली ये अफ्रीकन नेशन के बीच में साइन किया गया, ठीक है। तो ये तो बात नहीं बना। एंड ये इसका मेन फोकस था कि लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड को क्रिएट करना इसका मेन फोकस था। और शाकू का बात करें, सदर्न सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन का, तो ये क्या है, एक तरह से एक कस्टम यूनियन है जो कि 5 कंट्रीज ऑफ सदर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है, जैसे कि बोत्सवाना हो गया इस, तो और एक हो गया आपका एक इस्वाटिनी, लेसोथो, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से देखने को मिलता है इसका। हम लोग G20 के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ। एंड ये आपको देखने को मिलेगा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, साथ ही साथ है जो फोरम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। तो G20 का जो मेन फोकस ही था ऐसे जो भी ऐसे फाइनेंशियल इशू होते हैं, ठीक है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, इसको लेकर के इसका एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ देखने को यहाँ से मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस पर्पज़ से ये किया गया था। इसका मेन स्पेशल पर्पस देखें तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि स्ट्रेंथन ग्लोबल आर्किटेक्चर, स्ट्रेंथन करना, सेव करना, और साथ ही साथ गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू पे ये बात करता है। मेंबर इसमें हैं जो कि देखने को आपको मिलेगा अर्जेंटीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, साथ ही साथ दी अफ्रीकन यूनियन अभी हम लोगों ने देखा, एंड यूरोपियन यूनियन। तो इतना सारे इसमें मेंबर हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो इंडिया हैज़ बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्किंग का इसका बात करते हैं तो G20 समिट हेल्ड एनुअली, ये आपको एनुअली देखने को मिलता है। और ये अभी जो मैंने बता रहा था रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के बेस पे जो रहता है, ये ट्रोइका यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रोइका, जैसे कि करेंट हो गया, ठीक है, प्रीवियस कौन था, एंड दी अपकमिंग इनकमिंग प्रेसिडेंसी किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो 2023 का बात करते हैं तो ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो और 2024 में अगर हम लोग देखें तो ये ट्रोइका विल बी कंप्राइज ऑफ द ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें जो है एक 2 पैरेलल ट्रैक देखने को मिला है, ठीक है, जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रैक हो गया एंड शेरपा ट्रैक। और ये जो है एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इसका कोई भी ऐसा परमानेंट सेक्रेटेरिएट देखने को नहीं मिलता है। G20 रिप्रेजेंट का बात करते हैं तो 85% ऑफ ग्लोबल GDP रोल प्ले करता है G20 मेंबर कंट्रीज, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं और कुछ ये अचीवमेंट ऑफ G20, क्या क्या अचीवमेंट रहा। तो G20 के अचीवमेंट का बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल, जैसा कि पता है कि ये एड्रेस करता है फाइनेंशियल क्राइसिस को, और जो कि 2008 और 9 में जो देखने को मिला था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको भी टैकल किया गया। और साथ ही साथ 2010 में यूरोजोन क्राइसिस, उसको लेकर के एक फाइनेंशियल क्राइसिस को एड्रेस किया गया G20 के थ्रू। $10 ट्रिलियन रेस्क्यू पैकेज फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक, ये देखने को मिलता है। US चाइना ट्रेड ट्रूस इन 2018 और ब्रिंगिंग टैक्स रिफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द लो इनकम कंट्रीज, तो ये सारी चीज़ रोल प्ले करता है इसमें। हम लोग देख लेते हैं कुछ की इनिशिएटिव जो है ये क्या क्या है G20 के। तो ग्लोबल बायोफ्यूल फ्यूल अलायंस देखने को मिलता है, जो कि
ये इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें आपको कुछ लीडर्स कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड यूएई। तो ये भी ध्यान रखना है ग्लोबल फ्यूल अलायंस के कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं। तो ये इसका एम क्या है, तो ये एम बेसिकली इसका है कि सर्व करना एज अ कैटालिटिक प्लेटफॉर्म और फोस्टर करना ग्लोबल कोलेबोरेशन फॉर द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो इसका मेन फोकस है बायोफ्यूल से लेकर के एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। साथ ही साथ देखते हैं कि अलायंस विल एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्ट हब के जैसा इसमें एक्ट करेगा। बेनिफिट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर इंडिया, इसका क्या बेनिफिट रहा, क्यों लॉन्च किया गया, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसमें है कि ये करता है इंडियाज बायोफ्यूल इनिशिएटिव है उसको बूस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिया में बायोफ्यूल्स को लेकर के, पीएम जीवन योजना और सतत हो गया, साथ ही साथ गोवर्धन स्कीम हो गया। ये सारे चीज़ जो है ये रिलेटेड हैं बायोफ्यूल से, जो कि एक तरह से इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये कंट्रीब्यूट करता है फार्मर्स इनकम को इंक्रीज करने में और न्यू जॉब क्रिएशन में, और रिड्यूस करता है वाइल्ड डिपेंडेंसी को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ से देखें हम लोग कुछ फैक्ट, तो इंडिया इंपोर्ट करता है 80% ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अचीव नेशनल टारगेट, जिसमें कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि टारगेट रखा गया 2025-26 तक, उसको भी इसके थ्रू अचीव किया जाएगा। एंड एडिशनल अपॉर्चुनिटी जो है इंडियन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा, जैसे कि मीट करना ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड, जैसे हो गया उसको इन इंडस्ट्रीज में पूरा करना, और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टिंग और इक्विपमेंट में भी ये हेल्प करेगा। प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मेंबर्स का, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 7 G20 कंट्रीज हैं। G20 की 7 कंट्रीज इसमें हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूएसए, इटली, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और 4 G20 इन्विटी कंट्रीज हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, और 8 नॉन G20 कंट्रीज जो है, जिसमें कि आइसलैंड, केन्या, गुयाना, ठीक है, पराग्वे, सिचल्स, श्रीलंका, युगांडा एंड फिनलैंड। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं 8 नॉन G20 कंट्रीज। और 12 इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं, जिसमें कि इंक्लूड करते हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम लोग कुछ देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब ये अभी हम लोगों ने देख रहा था, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया से लेकर के आपको देखने को मिलेगा यूरोप वाले रीजन तक गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि इस्टेब्लिश साइन किया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये साइन किया गया आपको इंडिया, यूएस, सऊदी अरबिया एंड यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली के बीच में। तो ये कंट्रीज याद रखना है। और इसमें जो है कि ये कंसिस्ट करता है, इसमें जो ये कॉरिडोर है, इसमें सारा बहुत सारे ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं कि रूट देखने को मिलता है, जिसमें कि रेल रोड आ जाएगा, शिप टू रेल नेटवर्क आ जाएगा, जो कि रोड एंड सी इसमें इंक्लूड है, एंड साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट रूट हो गया, ठीक है। और एक्सटेंड करता है 2 कॉरिडोर को लेकर के, ठीक है, एक्सटेंड अक्रॉस 2 कॉरिडोर। तो इसमें 2 कॉरिडोर इंक्लूड कौन कौन से ये देखना है। तो ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, जो कि इंडिया टू अरेबियन गल्फ तक देखने को मिलेगा, एंड नेक्स्ट है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो कि अरेबियन गल्फ टू यूरोप देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 कॉरिडोर जो है इसमें इंक्लूड है, और आप कंट्रीज यहाँ पे देख पाएंगे इंडिया, यूएस, सऊदी अरबिया, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो यहाँ से ध्यान रखना है। इसमें बात करते हैं इसका एम क्या है, तो ये प्रोवाइड करना है रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप, ठीक है, टू रेल ट्रांजिट, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा ऐसा इशू हो जाता है, इसको लेकर के उसको टैकल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, टू इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रांजिट टू फॉर्म बिटवीन इंडिया, द यूएई, सऊदी अरबिया। मतलब देखिए जैसे क्या होता है कि इस जो आईएमईसी जो है, इसमें ऐसे ये कंट्री तो इन्वॉल्व है, बट कौन कौन से रीजन से होकर के जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस रीजन में आपको इंडिया तो मोस्ट देखने को मिलेगा ही, यूएई तो है ही, साथ ही साथ सऊदी अरबिया, जॉर्डन देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से मुंबई, यूएई, ये पूरा सऊदी अरबिया, फिर आपको यहाँ से जॉर्डन, ठीक है, इसराइल देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूरोप में चला जाता है। अदर की इंफॉर्मेशन का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट फॉर्म करता है एज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान रखना है,
और ये अनाउंस कब किया गया था, 2021 में, ड्यूरिंग G7 समिट इन यूके, तो ये भी समझ सकते हैं। और सीन एज अ काउंटर ऑफ चाइना, जो चाइना का जो BRI है, BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये G7 समिट यूके में किया गया था 2021 में। सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो IMEC फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं टू स्पीड अप द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप अप टू 40%। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के लिए बूस्ट हो सके, ताकि जो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले ट्रांसपोर्टेशन में। और ये रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कोस्ट को, एज वेल एज बूस्ट करना है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन दिस कंट्रीज, एंड बूस्ट टू एक्ट वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस बात है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी कर रहा है इंडिया। अब इसके थ्रू देखने को मिल रहा है कि एक्ट वेस्ट पॉलिसी बूस्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से देखने को मिलता है। एक मिनट, हाँ। अब देख लेते हैं कुछ ग्लोबल साउथ, जो हमेशा से न्यूज़ में रहता है कंसेप्ट, जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ग्लोबल साउथ, तो ये ऐसे कंट्रीज को रेफर करता है जो कि एज अ डेवलपिंग हो गया, या फिर लेस डेवलप हो गया, या अंडर डेवलप्ड है, उन सारे कंट्रीज को ग्लोबल साउथ में काउंट किया जाता है। आप अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ब्रांड, ठीक है, ब्रांड लाइन देखते हैं, तो ये जैसे दो पार्ट में अगर इसको डिवाइड करते हैं, ये आपको नॉर्थ और ये साउथ वाले रीजन में, पूरे वर्ल्ड मैप को, तो ये जो ऊपर वाले हैं इसको एक तरह से ग्लोबल नॉर्थ बोला जाएगा, एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल साउथ में देखने को ज़्यादा मिलता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है कहीं तो एक स्टेज पे हैं कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं किए हैं, या डेवलपिंग के पोजीशन पे हैं, तो ये सारी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और ये जो कंट्री हैं ये प्राइमरली लोकेटेड हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, और ये जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इस चीज़ इसमें देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं इसमें उनको रखा गया आपको नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंड यही ये ग्लोबल साउथ में इनको रखा गया है। और द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ कैन ट्रेस्ड बैक टू द, ये आपको ब्रेंट रिपोर्ट ऑफ 1980 में देखने को मिलता है, और जो कि प्रपोज करता है डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, GDP और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक ऐसा उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था। अदर इनिशिएटिव बाई G20 कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे G20 एम्पावर, ठीक है। तो ये वीमेन के लिए बेसिकली था G20 एम्पावर। ये G20 अलायंस फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वीमेंस इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया, ये अलायंस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये ध्यान रखना है। और इसमें मेन फोकस किया गया है कि वीमेंस लीडरशिप को एक्सेलरेट करना, ठीक है। और वीमेंस लीडरशिप को एक्सेलरेट करना, पार्टिसिपेट करना ये प्राइवेट सेक्टर में, तो इसके लिए ये G20 एम्पावर लाया गया। एक है महर्षि, ठीक है, महर्षि, इसका है मिलेट एंड अदर एंशियंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा कि पार्टिसिपेंट ऑफ G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट, तो इसका एक तरह से रखा गया था थीम, एज थीम। और ये सपोर्ट किया गया लॉन्च ऑफ महर्षि, ठीक है, इसका नाम दिया गया। एंड इसका सेक्रेटरीट का बात करें तो ये किया गया होस्ट किया गया, मतलब किया ही गया, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखते हैं 2024, तो ये 2023 का बात है। तो ये इंडिया के थ्रू, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद, ठीक है, जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किया जाता है फ्रॉम द IC रिसेट एंड वन CGIAR सेंटर एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से देखने को मिलता है, इट विल फोकस ऑन रिसर्च एंड अवेयरनेस अबाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, यहाँ से देखने को मिलता है। बिजनेस 20, ठीक है, B20, G20 तो हो ही गया, B20 देखते हैं हम लोग। तो इसका थीम है रिसेंट B20 समिट का, ये है RRES, ठीक है। और रेज का बात करते हैं तो इसमें होता है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, तो इसका ये होता है B20 का। ये B20 बहुत पुराना है, ये 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड ये 2010 में इस्टेब्लिश किया एज अ ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम विथ ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी।
ये ब्रिंग करता है, ये इसका मेन फोकस रहता है, जैसे कि एज अ पॉलिसी इस पे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी इन्वॉल्व हैं, जैसे पॉलिसी मेकर हो गया, बिजनेस लीडर्स हो गए, एक्सपर्ट फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड हो गया, और ये इस पे फोकस करते हैं, डिस्कस करते हैं G20 इंडिया कम्युनिक पे। अब देखते हैं हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन ग्लोबल डिजिटल हेल्थ, ठीक है। तो GIDS ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो WHO एंड G20 इंडिया प्रेसिडेंसी ये अनाउंस किए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ अनाउंस्ड बाई WHO एंड G20 इंडिया प्रेसिडेंसी, और इसमें फोकस किया गया कि थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी पे डिलीवर करना, ठीक है, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। और ये जो हम लोग अभी देखें हम लोग ग्लोबल इंडिया हेल्थ डिजिटल हेल्थ, ठीक है, ये एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग डिजिटल गुड्स एंड नॉलेज टू प्रमोट कंट्रीज कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो इसका एक फोकस है इस पे। और आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट। ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ठीक है, ये ऑपरेट करेगा एज अ WHO मैनेज नेटवर्क टू सपोर्ट, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करेगा ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डिजिटल हेल्थ 2025 तक। अब देख लेते हैं एक और, FEVR फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क फॉर पेंडेमिक, तो ये जो है ये एक ऑन रिक्वेस्ट ऑफ G20 टास्क फोर्स, ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया बाय WHO, तो ये ध्यान रखना है WHO के द्वारा प्रिपेयर किया गया। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है, IMF है, एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी है। और इसमें मेन इसका फोकस था कि हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जो कि एक रिस्क का कारण बन जाता है और पेंडेमिक का भी कारण हो सकता है, उसको कैसे एड्रेस करना है, इसका मेन फोकस रहा है इसमें। अगर हम लोग देखें फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क फ्रॉम पेंडेमिक, तो ये इसमें दो कंपोनेंट देखने को मिलता है, जैसे कि की हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो कि मॉनिटर किया जाता है टू मिटिगेट रिस्क एंड शॉक, ठीक है, और डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ कंट्रीज पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ, ये आपको यहाँ से समझ सकते हैं। आगे देख ले हैं कुछ न्यूज़ रिलेटेड, इंडियाज इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, ठीक है, EFD ये क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये अनाउंस करते हैं लॉन्च ऑफ द इंडियाज इंडोनेशिया, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, तो इससे करेंसी न्यूज़ में रह जाता है। और ये G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग इन गुजरात, ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइनेंस वाला जो G20 का मीटिंग हुआ था ये गुजरात में हुआ था, इसको लेकर के ये लॉन्च किया गया था इस कारण से। और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो है ये एश्योर करता है कोलेबोरेशन ऑन बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक को इन्हांस करने के लिए एंड फाइनेंशियल मैटर को, ताकि बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर उनको एक साथ ला करके इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। इंडोनेशिया हैज़ इमर्ज एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन एशियन रीजन, ठीक है, और इस कारण से ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, तो इस कारण से एक और अच्छे से एक डायलॉग किया जाए ताकि और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए इसको लेकर के। तो जो इंडोनेशिया है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे एशियन रीजन में, और इसका जो बात करते हैं तो $38 बिलियन जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-20 में देखने को मिला, 2022-23 में। अब हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक, ठीक है, और बिम्स्टेक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें, लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिम्स्टेक को लेकर के।